वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक स्कीजोफ्रेनिया। स्कीजोफ्रेनिया आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटिव है। स्कीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती है, यानी जो पेशेंट है वो अवेयर नहीं है कि उसको एक कोई बीमारी है या फिर उसके अंदर क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की, उसके अंदर क्या होता है? पेशेंट के अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है, इसके अंदर पेशेंट की इंसाइट एब्सेंट होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाती है, स्कीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। स्कीजोफ्रेनिया इसका नेम बाद में पढ़ा, पहले इसको हम बोलते थे पॉइंट डेमेंस प्रोसेस। ये किसने दिया था? बेनेडिक्ट मॉडल ने दिया था इस टर्म को, डेमेंस प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद एमलिन क्रैपलिन आए, उन्होंने इसे बोल दिया डिमेंशिया प्रेक्सोस। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हमारे, जब इसके टर्म बनी, जिसने इसको ये टर्म दी वो थी यूजीन ब्ल्यूअर। यूजीन ब्ल्यूअर ने स्कीजोफ्रेनिया की टर्म दी थी स्कीजोफ्रेनिया। यूजीन ब्ल्यूअर ने ही स्कीजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स दिए थे जो हम आगे पढ़ेंगे, वो थे 4A सिम्टम्स। 4A सिम्टम्स, जहाँ पे भी यूजीन ब्ल्यूअर का नाम आता है वहाँ में याद रखना है, एक तो इसने टर्म दी थी एंड दूसरी चीज इसने 4A सिम्टम्स दिए थे। स्कीजोफ्रेनिया को अगर मैं डिवाइड करती हूँ दो पार्ट में, तो स्कीजो का मतलब होता है स्प्लिट एंड फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। इट नेवर बी मतलब कि स्प्लिट इन पर्सनालिटी कभी नहीं होता है स्कीजोफ्रेनिया का मतलब, इसका मतलब होता है स्प्लिट द माइंड। स्कीजोफ्रेनिया का जो बेसिक आपका मीनिंग होता है। देन उसके बाद डेफिनेशन बोलूँ, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। इसमें क्या हो रहा है? पेशेंट का थिंक, उसका मूड, उसका बिहेवियर, तीनों चीज उसकी एबनॉर्मल हो जाती है, तीनों चीज डिस्टर्ब हो जाती है। और एक और चीज, जब भी कोई डिसऑर्डर होता है, लाइक जैसे पेशेंट को अगर मेनिया, डिप्रेशन ये बीमारी रही है, काफी लॉन्ग टाइम तक रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है स्कीजोफ्रेनिया में। जब मेनिया और डिप्रेशन जैसी बीमारी स्कीजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है तो उसको हम बोल देते हैं स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है इस बीमारी के कॉजेज क्या क्या होते हैं। अगर मैं कॉजेज बात करूं, सबसे पहला कॉज आता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली स्कीजोफ्रेनिया में अगर आपसे पूछेंगे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा हुआ मिलता है, तो आप सबसे पहले नाम बोलोगे डोपामिन। डोपामिन में भी कौन सा एक्टिंग करता है? डोपामिन D2। जो डोपामिन D2 होता है वो हमेशा स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में बढ़ा हुआ मिलता है, तभी हम कंफर्म करते हैं पेशेंट को स्कीजोफ्रेनिया। डोपामिन भी दो तरीके से काम करता है, एक होता है आपका मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक पाथवे में क्या होगा? बेसिकली जो हमारा डोपामिन है वो इंक्रीज रहेगा, एंड दूसरा होता है हमारा मीजोकॉर्टिकल पाथवे। मीजोकॉर्टिकल पाथवे, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को स्कीजोफ्रेनिया है और वो दो तरह के सिम्टम शो कर रहा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों सिम्टम शो करता है मीजोकॉर्टिकल की वजह से। इसके अंदर डोपामिन बढ़ा हुआ होता है एंड सीरोटोनिन भी बढ़ा होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सीरोटोनिन इंक्रीज। अब देखो, सीरोटोनिन इंक्रीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी हम स्कीजोफ्रेनिया होता है उन वाले पेशेंट्स को हम देते हैं SSRI। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इनहिबिटर्स दे रहे हैं हम, इनहिबिटर का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करने के लिए, तो इजीली हम याद करते हैं SSRI दे रहे हैं ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि सीरोटोनिन बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, सीरोटोनिन की वजह से ही हमें दोनों सिम्टम्स देखने को मिलता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अभी जब हम सिम्टम्स की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, सिर्फ दो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़े हुए मिलते हैं, जो बाकी ऑल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उन सबका लेवल क्या होता है? डिक्रीज, कम होता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामेट, इनका क्या होगा? इनका जो लेवल है वो बहुत कम रहता है। देन उसके बाद आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है? हम बात करते हैं ट्विंस की, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। लाइक इन योर गायनी, या फिर आपने पढ़ा होगा दो तरीके से ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो सेम वॉर्म में हो, सेम अम्बिलिकल कोड शेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड डाइजाइगोटिक, दोनों का अपना अपना एमनियोटिक फ्लूइड हो, जैसे कि आप इसको डाइजाइगोटिक में ये बोल सकते हो जैसे कि एक रूम है, उसके अंदर एक सेपरेशन हो रखा है एंड डिवाइडेड है,
एंड मोनोजाइगोटिक में क्या है, सेम रूम है, सेम वॉशरूम है, दे आर मोनोजाइगोटिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर में जितने भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया होने के केसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फैमिली फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर्स की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो देखो, कोई भी आपकी नॉर्मल स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्रोकन होम्स एंड फैमिली। ठीक है, घर में अगर प्रॉब्लम रहती है तो इंसान स्ट्रेस में रहता है, तो उसके अंदर ये दिखता है ब्रोकन होम एंड फैमिली। देन नेक्स्ट चीज़ आती है फैमिली रिजेक्शन। फैमिली रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसकी फैमिली ही उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो वो अंदर ही अंदर गिल्ट के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवर प्रोटेक्शन। अगर हम किसी को अच्छी मतलब आप बोलो, अगर आप अर्बन अपब्रिंगिंग दे रहे हो, अर्बन अपब्रिंगिंग का मतलब क्या है, आप किसी इंसान को सारी सुख सुविधाएं, सारा एकदम बेटर ट्रीटमेंट, जो बोलते हैं ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आप अगर किसी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हो तो भी उसको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, लाइक किसी का IQ लेवल ही कम है तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या है, आपका अर्बनाइजेशन जो अभी मैंने बताया, या कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जो होल कम्युनिटी है उसके साथ कोई भी बैलेंसिंग नहीं है, उनके बीच में मतभेद आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया की अगर डेफिनेशन मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। तो अगर मैं बोलूँ स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, स्किज़ोफ्रेनिया आपका एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि आप बोल सकते हो मेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे बड़ा डिसऑर्डर, जिसके अंदर इंसान का सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, उसका थिंकिंग भी, उसका मूड भी एंड उसका बिहेवियर भी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर थिंक डिस्टर्ब होगा तो इंसान का मूड डिस्टर्ब होगा, मूड डिस्टर्ब होगा तो बिहेवियर डिस्टर्ब होगा, यानी कि उसका बिहेवियर जो हम नॉर्मली इंसान के अंदर देख सकते हैं तो उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। कॉजेज हमने बात करें न्यूरोट्रांसमीटर, अगर कभी भी कोई पूछे स्किज़ोफ्रेनिया में क्या बढ़ा हुआ मिलता है, किस न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं हम, डोपामिन की। किसकी बात कर रहे हैं, डोपामिन की। इसके अंदर हमेशा डोपामिन इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट जो होता है हमारा सीरोटोनिन इंक्रीज होता है, और सीरोटोनिन को याद करने का क्या तरीका है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सीरोटोनिन की वजह से हमें दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देन नेक्स्ट आता है हमारा एसिटाइल कोलिन जो डिक्रीज होगा, एंड ग्लूटामेट जो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पॉज करिए। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के लिए बात करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था यूजीन ब्लूअर जिसने ये टर्म दी थी स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसने सिम्टम्स दिए थे 4A सिम्टम्स। ठीक है, इसको याद करने का 4A क्यों है, क्योंकि इसके अंदर A से ही स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड। लूजनिंग सबसे पहला है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, स्पीच जम्प्स फ्रॉम वन लूजली रिलेटेड और कंप्लीटली अनरिलेटेड टॉपिक। मतलब क्या होता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाना। जो पहले वाला टॉपिक था वो भी बिल्कुल ही लूजली रिलेट ही नहीं कर रहा था सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हो गया आपका लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर एकदम से इमोशंस, यानी ना तो वो खुश रहेगा ना वो सैड रहेगा, उसके अंदर इमोशंस है वो बिल्कुल कम हो गए हैं, डिडक्शन हो गया है इमोशंस का। ठीक है, इमोशंस तो पता ही है कि इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, पेशेंट हैज फैंटेसी और थिंकिंग इलॉजिकल। एक तो पेशेंट अपना फैंटेसी रखेगा, और दूसरी चीज जो सोचेगा वो बिल्कुल इलॉजिकल होगी, इलॉजिकल जो रेलिवेंट ही नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस क्या होता है, इनेबिलिटी टू डिसाइड, यानी जो पेशेंट है वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। एक तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो कभी अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब आप आराम से समझ सकते हैं, जैसे हर इंसान की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी कोई बाउंड्री सेट नहीं होती है। एम्बिवैलेंस क्या, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं उन्हें करना क्या है लाइफ में नहीं किसी भी चीज़ में, लाइक दो चीज़ के बीच में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, यहाँ जाना है, ये करना है या नहीं करना, ये सब चीज़ें। तो चार क्या हो गए, पहला है लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, जिसमें अंदर पेशेंट क्या कर रहा है, एक बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक से जंप करके दूसरे अनरिलेटेड टॉपिक पे जा रहा है। दूसरी चीज आ गई अफेक्टिव फ्लैटनिंग। इसके अंदर क्या हो रहा है, उसके इमोशंस है जो बिल्कुल कम हो चुके हैं।
ऑटिज्म, पेशेंट हैज फैंटेसी एंड थिंकिंग इलॉजिकल। अब क्या है, वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, रेलिवेंट ही नहीं कर रहा है। एम्बिवैलेंस का मतलब क्या है, इनेबिलिटी टू डिसाइड। इसके बाद जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स है वो टोटल आपके 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है ऑडिबल थॉट्स, मतलब कि देखो हेलुसिनेशन और हमने वो पढ़ा था इल्यूजन, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ हेलुसिनेशन का मतलब क्या था बच्चे, कि पेशेंट को क्या होगा, इसके अंदर पेशेंट को स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, एंड इल्यूजन के अंदर क्या था, फॉल्स परसेप्शन है लेकिन स्टिमुलाई प्रेजेंट था, इसके अंदर स्टिमुलाई एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन हेलुसिनेशन होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो होता है आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे कॉमन हेलुसिनेशन होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स के अंदर दिखता है। तो जो फर्स्ट 3 सिम्टम्स हैं वो आपके ऑडिबल हेलुसिनेशन से रिलेटेड है। ऑडिबल थॉट्स आएंगे, ऐसे इसको दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, ठीक है। वॉइसेस आर्गुइंग, मतलब कि ऐसा उसको सुनाई देगा कि जैसे 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा क्या होगा, वॉइसेस कमेंटिंग। वॉइसेस कमेंटिंग का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम देखते हैं जो टीवी पे कमेंट्री होती है जब इंडिया पाकिस्तान किसी का भी मैच चल रहा होता है क्रिकेट का, तो ऐसी कमेंटिंग उसे सुनाई देगी कि कोई ऐसी कमेंट्री कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं वॉइसेस कमेंट्री। तो जो फर्स्ट 3 है, याद करने का सबसे इजी तरीका है, वो तीनों आपके ऑडिटरी से रिलेटेड है। पहला है ऑडिबल थॉट्स, दूसरा वॉइसेस आर्गुइंग और वॉइसेस कमेंटिंग, ये आपके ऑडिटरी हेलुसिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है थॉट विड्रोवल, थॉट इंसर्शन एंड थॉट ब्रॉडकास्ट। ये किससे रिलेटेड है, आपके थॉट प्रोसेस से। जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था पेशेंट का थिंकिंग डिस्टर्ब होगा, थिंकिंग डिस्टर्ब होगी यानी कि उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। तो सबसे पहली चीज आती है थॉट विड्रोवल। विड्रोवल का सिंपल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से पीछे हट जाना। तो जो उसके थॉट आ रहे हैं वो आना रुक जाएंगे, वो पीछे भागेंगे थॉट्स। नेक्स्ट है थॉट इंसर्शन, जैसे कि अब उसके दिमाग उसको क्या हो रहा था, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, उसके दिमाग उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो उसको क्या होगा, उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स इंसर्ट होते रहेंगे अपने आप, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होंगे उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कई बार हमारे साथ भी होता है, हमें बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ को हम सोचने लग जाते हैं और उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जिसे आप लोग बोलते हो। नेक्स्ट आता है थॉट ब्रॉडकास्ट। थॉट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे जो भी उसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं वो जैसे टीवी पे दिखाई जा रही है, वो फिल्म देख रहा है या कोई टीवी देख रहा है, उसके अंदर उसको ऐसा लगेगा कि जो भी उसके माइंड में चीज़ें चल रही है वो सारे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, या तो टेलीविजन या रेडियो के थ्रू उसको सुनाई दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है मेड इम्पल्सेस, मतलब वो इम्पल्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ मेड फीलिंग्स आएंगी, या मेड एक्ट्स, वो ऐसी चीज़ें करेगा जो मतलब एक्ट्स का मतलब वो ऐसे काम करेगा कि जो बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते सोसाइटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोमैटिक पैसिविटी। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट रैंक सिम्टम है, सोमैटिक पैसिविटी। इसका सोमैटिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली बॉडीली सेंसेशन, मतलब उसकी बॉडी में उसे सेंसेशन हो रहा है। जो कि पैसिविटी का मतलब होता है इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब किसी और के थ्रू फोर्स लगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी में सेंसेशंस फील हो रही है उसको। अब आप बोलोगे ये तो टेक्टाइल हेलुसिनेशन भी हो सकता है, नहीं, टेक्टाइल हेलुसिनेशन के अंदर क्या है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन सोमैटिक पैसिविटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सटर्नल एजेंसी से एक फोर्स आ रहा है। नेक्स्ट आता है डेल्यूजनल परसेप्शन। डेल्यूजन परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को गलत परसीव कर लेना, ठीक है। परसेप्शन के हमने एडर्स भी पढ़े, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। डेल्यूजनल परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक नॉर्मल परसेप्शन है, ठीक है, नॉर्मल परसेप्शन को हमने गलत परसीव कर लिया है, उसको हम बोल देते हैं डेल्यूजनल परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं हमारे वो आपके सिम्टम्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। इसके अलावा हम बात करते हैं 2 सिम्टम्स की, एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसमें आता है आपका डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चे, फॉल्स बिलीफ। डेल्यूजन के टाइप्स भी होते हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन डेल्यूजन का टाइप होता है जो हमें स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है, वो है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट समझता है अपने आप को कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है, एक डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है।
एक पेशेंट के अंदर हमें दिखता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन के बेसिस पे ही इसका एक टाइप भी बना हुआ है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पेशेंट को ट्रस्ट नहीं होता, उसको ऐसा लगता है जैसे कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने आप के अंदर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करती हूँ कुछ नेगेटिव सिम्टम्स की। देखो नाम से क्लियर है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम होना, तो इसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनीडोनिया। एनीडोनिया क्या है, जब आपने टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैम ने टर्म्स कराई है तब आपने पढ़ा होगा। एनीडोनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इंटरेस्ट। जो पेशेंट का इंटरेस्ट है मतलब किसी चीज के अंदर भी, वो इंटरेस्ट बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट है अवोल्यूशन। अवोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे अंदर कुछ काम करने का मन होता है, ड्राइव होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइव। तो जो उसकी करने का मन है कुछ, वो भी उसका क्या हो गया, बिल्कुल कम हो चुका है। नेक्स्ट है अफेक्ट फ्लैटनिंग। इसका मतलब क्या होता है, अब उसके पास है ही नहीं, जब कुछ ना इंटरेस्ट है ना कोई ड्राइव है तो वो अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है ए सोशियलिटी। ए सोशियलिटी का मतलब क्या है, कई, अब देखो तुम लोग बोलते हो ना इसकी ना एंटी सोशल पर्सनालिटी है। अब देखो दोनों में डिफरेंस होता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट सबसे लड़ता है, ठीक है, किसी भी फेवरेबल, और लेकिन ए सोशलिटी का मतलब क्या है, वो सोशलाइज होना ही नहीं चाहता है, उसका सोशलाइजेशन बिल्कुल कम हो चुका है। एलोजिया। एलोजिया का मतलब क्या है, अब जैसे कि नॉर्मल इंसान होगा वो वर्बल कम्युनिकेशंस करता है, वर्बल कम्युनिकेशन मुंह से अपनी बातें बोलकर बताना, लेकिन जो स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होगा उसका क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल कम हो चुका है, अब वो आपसे बातें नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स क्लियर है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, नेगेटिव में एनीडोनिया, एवोल्यूशन, अफेक्ट फ्लैटनिंग, एसोशिएलिटी एंड एलोजिया। इसके अलावा हमने सिम्टम्स में किए थे 4A सिम्टम, जो किसने दिए, यूजीन ब्लूअर ने। उसके अलावा हमने किए थे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो थे 12 सिम्टम। फर्स्ट 3 थे आपके ऑडिटरी बेसिस पे, देन 3 थे आपके थॉट प्रोसेस पे, और बाकी के 3 थे आपके इम्पल्सिस पे, मेड इम्पल्सिस, मेड एक्ट पे, और लास्ट के 2 थे, एक था सोमैटिक पैसिविटी एंड द लास्ट वन इज डेल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक है, इतना क्लियर है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। स्कीजोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। किसी भी पेशेंट के अंदर मोस्टली पैरानॉइड टाइप का स्कीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। अभी मैंने बताया था परसिक्यूशन का मतलब क्या है, इस स्कीजोफ्रेनिया को हम परसिक्यूटरी स्कीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को ट्रस्ट ही नहीं होता है, ठीक है, पेशेंट को ट्रस्ट नहीं है कि उसको अपनी ही फैमिली पे भी ट्रस्ट नहीं है, उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं आता है। लैक ऑफ ट्रस्ट का मतलब वो किसी पे विश्वास ही नहीं करता है, तो वो कौन सा स्कीजोफ्रेनिया है, पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया। अगर कभी आपसे कोई पूछे द मोस्ट कॉमन स्कीजोफ्रेनिया, तो आप किसका नाम लिखेंगे, पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया का। उसके बाद मैं बात करती हूँ दूसरा स्कीजोफ्रेनिया, वो है हैबिफ्रेनिक स्कीजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या है, पेशेंट सेंसलेस एक्ट करता है। जब भी तुम लोग कोई गलती करते हो एज अ स्टूडेंट या फिर कोई, तो हर कोई आपको ये बोलता है ना, डोंट यू हैव एनी सेंसेस, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट बिल्कुल भी सेंसलेस काम करेगा, ठीक है, वो सेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है सिंपल स्कीजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव सिम्टम्स, अभी हमने पढ़े नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिंपल स्कीजोफ्रेनिया के अंदर जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, ना कि पॉजिटिव। कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव सिम्टम। अब आ जाता है कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया, ठीक है, इसको अभी मैं बाद में करती हूँ, पहले इजी वाला कराते हैं। अनडिफरेंशिएटेड, नाम से क्लियर है, जितने भी स्कीजोफ्रेनिया है उसमें आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, एक से ज्यादा। जैसे कि उसके अंदर देखो पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया भी दिख रहा है, उसके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है, साथ साथ उसके अंदर ये भी दिख रहा है उसके जो सिम्टम्स है वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो एक से ज्यादा सिम्टम्स एक से ज्यादा टाइप का हो गया, तो अनडिफरेंशिएटेड, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे ये कौन से टाइप का स्कीजोफ्रेनिया है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल स्कीजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट की इलॉजिकल थिंकिंग होगी। इलॉजिकल थिंकिंग मतलब कि रेलिवेंट थिंकिंग नहीं है, उसको हम बोल देते हैं रेजिडुअल। और वो भी जो इलॉजिकल थिंकिंग है वो क्रॉनिक इलॉजिकल थिंकिंग है। क्रॉनिक मतलब क्या है, काफी लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है। इसके अलावा भी स्कीजोफ्रेनिया आते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड
चाइल्डहुड से क्लियर है, जो बच्चे को चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ उसकी बात की वजह से, मतलब कि उसके चिल्ड्रन एज ग्रुप में, चाइल्डहुड एज ग्रुप के अंदर पेशेंट को स्कीजोफ्रेनिया देखने को मिल रहा है, तो उसको हमने बोल दिया चाइल्डहुड स्कीजोफ्रेनिया। इसके बाद हम डिटेल में अभी समझते हैं कैटाटॉनिक क्या होता है। जो आपका कैटाटॉनिक स्कीजोफ्रेनिया होता है, इसका मतलब होता है मसल मूवमेंट, यानी मोटर मूवमेंट्स, यानी पेशेंट की क्या डिस्टर्ब होती है, मोटर मूवमेंट डिस्टर्ब होती है। इसके लिए मैं आपको दो वर्ड बताती हूँ, एक है आपका कैटालेप्सी और बच्चे एक आता है आपका कैटाप्लेक्सी, और एक और वर्ड आ जाता है हमारा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैटालेप्सी की। लेप्सी वर्ड आ रहा है यानी लेप टाइप, ठीक है। कैटालेप्सी के अंदर क्या होगा, विद एन एग्जांपल इन दोनों को समझाती हूँ, कैटालेप्सी एंड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को। लाइक आपने एक पेशेंट का हाथ यहाँ से पकड़कर यहाँ तक लेके गए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, पेशेंट ने एक पोस्चर बनाया, ठीक है, यहाँ से पकड़कर यहाँ तक लेके गए, देन उसके बाद वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक एन वैक्स दोबारा आ गया। और अगर मैं बात करती हूँ कैटालेप्सी का क्या होगा, आपने रेजिस्टेंस दिया, यानी पेशेंट को अंदर इनिशियल रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोल देते हैं कैटालेप्सी। आपने पेशेंट का हैंड मूव किया एंड वो वहीं रह गया उतनी देर तक, इसको कई लोग हम पोस्चरिंग भी बोल देते हैं कई लोग, लेकिन पोस्चरिंग डिफरेंट होता है। पोस्चर क्या होता है, अगर आपने पेशेंट को, जैसे कि पेशेंट ने अपने आप किया अपनी मर्जी से, इसके अंदर आप पेशेंट को रेजिस्टेंस दे रहे हो। और पोस्चरिंग के अंदर क्या होगा, आप पेशेंट को क्या बोल रहे हो, जैसे कि आप मॉर्निंग में वार्ड के अंदर गए, पेशेंट एक पोजीशन में बैठा था एंड वो कॉन्टिन्यूसली उसी पोजीशन में बैठा रहा, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपकी पैसिव है। ये क्या है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आपका एक एक्टिव एक्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपने उससे एक्शन करवाया पेशेंट से। लेकिन अगर मैं वही बात करती हूँ पोस्चरिंग की, तो पोस्चर बनाने में क्या हुआ, पेशेंट ने अपने आप करा है, पैसिव, एक पैसिव एक्टिविटी है, वो अपने आप उस पोजीशन के अंदर गया है, तो उसको हम बोल देते हैं पोजीशनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। सो बेसिकली अभी जब हम क्लियरली समझते हैं, जब हमने स्कीजोफ्रेनिया के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की थी, एक थी डोपामिन और एक था सीरोटोनिन, ठीक है। तो जो भी हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को हम बोल देते हैं एटिपिकल, बेसिकली सॉरी, फर्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, जो डोपामिन रिसेप्टर पे काम करते हैं, और सेकेंड जनरेशन होते हैं जो आपके किस पे काम करते हैं, डोपामिन के साथ साथ एसएसआर, मतलब सेरोटोनिन पे काम करते हैं आपके। अगर पूछेंगे सबसे कॉमन जो मेडिकेशन होती है आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में, वो होती है आपकी हेलोपेरिडोल। अगर मेरे पास पेशेंट आता है स्कीजोफ्रेनिया का, तो मैं उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दूंगी। और एंटीसाइकोटिक्स में क्या था, अब देखो स्कीजोफ्रेनिया दोनों की वजह से हो रहा था, ठीक है, डोपामिन भी बढ़ रहा था और सीरोटोनिन भी बढ़ रहा था, तो दवाई कौन सी होनी चाहिए जो दोनों पे काम करे, तो जो सेकेंड जनरेशन है वो दोनों पे काम करती है। तो हम पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन रेफर करेंगे, बेसिकली ये आपकी सेकेंड जनरेशन, जिसके अंदर एग्जाम्पल है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि रेस्पेरिडोन, ठीक है, रेस्पेरिडोन हो गया, या फिर और भी कई ड्रग्स हो गए। देन उसके बाद ये होगी आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की मैनेजमेंट। मोस्टली हम पेशेंट को क्या प्रेफर करते हैं, सेकेंड जनरेशन, ओलेंजापाइन, क्लोजापाइन, ठीक है, इसके ये ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, हेलोपेरिडोल एक ऐसी ड्रग है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ईपीएस देखने को मिलता है। ईपीएस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो दवाई खाने के बाद के साइड इफेक्ट्स, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो सबसे ज़्यादा हेलोपेरिडोल से देखने को मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए अलग टॉपिक पढ़ेंगे। Let's go.